नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास में आपके सामने रविवार का बिंदास बोल है और इसलिए आज आपके सामने कई मुद्दों को लेकर हम आए हैं। रविवार में हम प्रयास करते हैं कि सप्ताह भर में जितने मुद्दे छूटे हैं उन सबको स्थान दिया जाए। आज हम शो के शुरू में दिल्ली से मुद्दा उठाए। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, पूरे देश भर में कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो लिंचिंग 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 नाम से चिल्लाकर पूरे देश भर में घूमते हैं। लेकिन जब दिल्ली में ही एक युवा की 19 वर्ष के राहुल की मुसलमानों ने हत्या कर दी, ऐसा नाम जैसे सामने आ गया तो फिर वहां पर ये चुप है। कितनी चुप्पी है? तो इतनी ज्यादा चुप्पी है, और केवल चुप्पी नहीं तो उस परिवार को दिल्ली के बाहर घर भेज दिया है, क्योंकि उनके घर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता न जाएं। इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये अब परिवार भी स्वीकार रहा है। मैं मानता हूं कि हर बात को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बात में जब मरने वाला मुसलमान हो तो आप छाती पीटते हो, लेकिन मरने वाला हिंदू हो तो आप राजनीति करते हो। आखिर कब तक ये विरोधाभास चलेगा? और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम केजरीवाल को प्रश्न पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी, ये गंदी राजनीति बंद करिए और राहुल के साथ इंसाफ करिए। विस्तार से मुद्दे को देखिए। क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। फिर उसके बाद हम इतने पहुँचे, इतने हमको धक्का मार के गिरा दिए गए। फिर हम अपने चाचा को बुलाने गए हैं, फिर इतने लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है और कह रही है कि अपने भाई को बचाओ, कहीं मत जाओ यहाँ से। हैं, फिर हम वापस जाके चाचा को बुला रहे हैं। चाचा को बुलाने के बाद आधे से ज़्यादा लड़के चले गए हैं। फिर एक को पकड़ा, वो फिर उसको भी छोड़ दिया। भाई कुछ बता नहीं रहा क्या हुआ क्या हुआ, पूछे जा रहे, भाई कुछ बता नहीं रहा। फिर एकदम से तबीयत खराब होने लग गई, फिर डॉक्टर की दुकान पे ले गए थे भाई को। राहुल राजपूत की हत्या के बाद से देश भर में जबरदस्त रोष है। लोग गुस्से में हैं। राहुल राजपूत के घर में लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन राहुल की हत्या के बाद अगर कोई गुस्से में नहीं है तो वे वो लोग हैं जो कल तक हाथरस पर प्रपंच रचते हुए कथित रेप कांड पर सूबे की योगी सरकार को इस पर परिवार के लोगों ने क्या कहा, इसको भी देखते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन? सर, उस दिन मेरे को जो पता चला है वो मतलब किसी का कॉल आया कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है। तो वो कहते हैं भाई, उसने कहा भाई ठीक है भेज दो, आप ट्यूशन पढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं, गली के मतलब बाहर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं बाहर आया था। तो बाहर चला गया, बाहर गया तो उसको कुछ लड़कों ने पकड़ लिया, पकड़ के वो अगली गली में लेके चले गए। वहाँ उसके साथ मार पिटाई की उन्होंने। मतलब मार पिटाई भी ऐसी की कि उसको कोई अंदर से काफ़ी मतलब चोट लगी। पुलिस कह रही कि भाई जो जितने कैमरे में दिखाई दे रहे थे हमने पकड़ लिया, अगर इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है तो हम उसको भी पकड़ लेंगे। ऐसी ने इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा इशू किया है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 10 लाख एक सीएम साहब बहुत कम होते हैं। जैसे आपने अखलाक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया है, उसको घर दिया है, तो क्यों ना इनके रोजी रोटी के लिए इनके परिवार से एक जने को सरकारी नौकरी, इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो दिल्ली सरकार दे दे, ताकि इनका गुजर। कैसे दोहरे मापदंड है? जब घटना यूपी में हो या दिल्ली के बाहर हो,
तब भी केजरीवाल करोड़ों रुपए की बात करते हैं, कई जगह पैसे देते हैं, लेकिन जब घटना दिल्ली में हो तो अपने राज्य में घटना होने के बावजूद केजरीवाल चुप है। केजरीवाल की टीम वहां पर पहुंच के लोगों को इस पर क्या बाइट देनी है और क्या नहीं बाइट देनी है यह भी तय करते हैं। क्या इस प्रकार की राजनीति हिंदुस्तान के हित की है, समाज के हित की है या अहित की है, इस पर आखिर बात क्यों नहीं होती है? मैं अखबारों की कुछ कटिंग भी दिखाता हूं। देखिए, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। इन तमाम कटिंग्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विशेष पैटर्न के तहत बॉयज कहा गया है। क्या कहते हैं अखबार ने? कोई भी अखबार लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये सारे अखबारों ने मिलकर या पोर्टलों ने मिलकर भी जिस प्रकार की न्यूज लगाई है, ये कभी भी आपको पता नहीं चलने देगी। जो अखलाक के समय हुआ वो इसमें भी हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान जी जुड़ी है। बरखा जी, आपका स्वागत है। क्या कहेगी आप? दो कौड़ी की राजनीति यहाँ पे दिख रही है, सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें हर मुद्दे पे बात करनी होती है, कितने सारे करोड़ों रुपए उन्होंने लगा रखे हैं जहां पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन जब एक दिल्ली का बेटा है, राजधानी में ये दुर्घटना घटती है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना वो परिवार के साथ खड़े हैं, ना उन्होंने कुछ कहा है, परिवार को मिले हैं। उस माँ की सोचिए जिसका इकलौता बेटा मर गया। ये राहुल गांधी इस राहुल के साथ क्यों नहीं खड़े? राहुल राजपूत के साथ क्यों नहीं खड़े? इन्हें भाग भाग के हाथरस जाना था। हाथरस क्यों जाना था इन्हें? ये दिल्ली में रहते हैं। प्रियंका गांधी कहाँ है? आज इस बेटे के घर में क्यों नहीं पहुंचे? ये घटना घटे हुए कितने घंटे बीत गए, ये क्यों नहीं वहां तक पहुंचे? अब क्या ये संवेदनशीलता नहीं है? यहाँ पे नहीं दिखानी इनको संवेदनशीलता? इस देश में कितने पुरुष मरे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ है? कोई भी समाचार पत्र क्यों नहीं ये बातें दिखा रहा कि लगातार पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं पुरुषों के साथ। आप चाहे थोड़े दिन पहले जो हमारे 2 साधुओं का मर्डर कर दिया गया था महाराष्ट्र में, पालघर में, वहां से शुरुआत अगर करते हैं, किसी ने भी कुछ एक हफ्ते भर की बात थी, उसके बाद सब खत्म हो गया। अभी राजस्थान में एक प्रीस्ट को, एक पुजारी को जला दिया गया। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा अपराध है। आपने एक पुरुष को पूरा जला ही दिया, उसका अपराध क्या था? उसके बाद आप देखिए हाथरस में 3 लड़कों की जिंदगियां बर्बाद कर दी गई, जहां की रेप हुआ ही नहीं, उन लड़कों को जेलों में डाल दिया गया। क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनका डिग्निटी नहीं है? उनकी सम्मान नहीं है? या जब वो आज के बाद, आज कुछ सालों बाद या पता नहीं जब भी केस उनका खत्म होगा और इन्हें एक्विटल किया जाएगा, वो जेलों से बाहर आएंगे, तो क्या समाज उन्हें अपनाएगा? तो ये घोर अपराध है जो बढ़ते जा रहे हैं पुरुषों के साथ, और कोई भी नहीं खड़ा। ये राहुल कहाँ गए हैं? राहुल गांधी कहाँ गए? मुझे ये नहीं कोई बताएगा कि ये हाथरस जब इतने उत्तेजित थे जाने के लिए, और हाथरस से लेकर ये तमाम जगह राहुल गांधी अगर पैदल भी निकलते तो राहुल राजपूत के घर पहुंच जाते, लेकिन हाथरस के लिए ड्रामा करते हैं, डीएनडी पर आकर सड़क प्रणाम करवाते हैं। 3-3 दिन मैं आज निकल रहा हूं, अभी पहुंच रहा हूं, ट्वीट करते हैं। लेकिन दिल्ली में जहां से पैदल पहुंच सकते हैं वहां पर भी नहीं जाते हैं। इतना आखिर इतना कैसे पोलराइजेशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कि एक हिंदू के मृत्यु पर यह और दूसरा कोई हो तो उस पर दूसरा व्यवहार। चलिए, आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। राहुल जिनकी मौत हुई, उनके परिजनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी इसमें बहुत ही संदेह के घेरे में है। 2018 में जब इसी तरह की घटना अंकित सक्सेना के साथ हुई थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वहां पहुंचकर उनको मुआवजा की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। और आज जब यहाँ पर राहुल के साथ ये हुआ है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की चुप्पी संदेह के घेरे में है। 8 दिन पहले उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता
दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे। आज एक दलित युवक की हत्या एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा हुई है। उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने की। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो पहले आप पार्टी से मंत्री भी थे, अब वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। नगर में राहुल का जो मर्डर हुआ है, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक प्रकार से वैसा ही हत्याकांड है जैसा ध्रुव त्यागी जी का हुआ था दिल्ली में, अंकित सक्सेना जी का हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। उसी प्रकार का ये हत्याकांड मोहम्मद मनवर हुसैन ने और मोहम्मद राज ने राहुल को जिस प्रकार से 20 सड़क में छलनी कर करके मार दिया, बहुत ही दुखद है। मैं इस घटना की पूरी जांच हो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग करता हूं और साथ ही मैं ये मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि जो मृतक हैं उनके परिवार को तुरंत ही कानूनी सहायता दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। उनके घर का एक युवा बेटा, एक चिराग, एक प्रकार से छीन लिया गया है उसको परिवार से, तो 1 करोड़ रुपए की मदद और कानूनी सहायता ये दिल्ली सरकार उनको प्रदान करे। हम लोग भी परिवार की मदद करेंगे और इस दुखद घटना में हम सब लोग परिवार के साथ हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली वाले इस पर चुप क्यों बैठते हैं। आखिर दिल्ली वाले क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछते और ऐसे दोगले चरित्र के लिए उनके सामने जाकर आंदोलन करते, आवाज उठाते, समझ में नहीं आता है। बरखा जी, आप भी दिल्ली वाली है, आप तो बोल रही है, लेकिन दिल्ली के बाकी लोग क्यों चुप हैं? सबसे पहले तो ये चुप्पी तोड़नी होगी, इन्हें भी जगाना होगा। ये सब सो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। मुझे ये पता चला है, मैंने परिवारजन से बात करी है कि जहांगीरपुरी में पुलिस केस ही नहीं लिखती है और वहां पे भी पुलिस को बताया गया था कि लड़के को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस से ये पूछा जाए कि वो किस काम के लिए है, वो उनको जो सुरक्षा प्रदान करनी है वो तो अभी आप कह रहे हैं, वो भी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगा, मुझे शक है इस बात पे भी। और जो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा जी, वो तो सवाल ही नहीं उठता। अरविंद केजरीवाल धर्म देख करके पैसे बांटते हैं, कहां से दे देंगे इस फैमिली को? पहले तो अंकित को ही नहीं मिले अभी तक, तो इन्हें कहां से मिल जाएंगे? ये सिर्फ बातें हैं जो हम कर लेंगे। हो सकता है हम सबको ही इकट्ठा होना पड़े और उस परिवार की मदद करनी पड़े। अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं कर पाएंगे, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बरखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। मित्रों, अब अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं और अगला मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है राजनीति में ही नहीं, मीडिया से लेकर सब जगह पर ड्रामा कैसे हो रहा है। और ड्रामे का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा ड्रामेबाज है कि आज मुझे खबर दिखाते समय, मैं मीडिया का घटक हूं, इस पर भी शर्म आ रही है। मित्रों, आप जानते हैं कि हाथ हाथरस में कैसे दंगे कराने की साजिश थी, अब उसकी परतें खुलती दिखाई दे रही हैं। पीड़ित के घर में नक्सली महिलाओं की घुसपैठ करा दी गई थी। अर्बन नक्सली एक प्रोफेसर नकली भाभी बन जाती है। इस नकली भाभी का इंटरव्यू कई बड़े बड़े चैनल के पत्रकार दिखा रहे थे। जब घूंघट हट जाता था तो खुद पत्रकार नकली भाभी का घूंघट कर देती थी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्लान था हाथरस में दलितों और स्वर्णों का नाम लेकर दंगे कराने का। घूंघट काढ़े भाभी बन नक्सली रह रही थी मृतका के घर। ठाकुरों की बेटियों के रेप की दी थी धमकी। एसआईटी के अनुसार ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है और वो मृतका की असली भाभी के साथ लगातार संपर्क में थी। इसका खुलासा तब हुआ जब एसआईटी ने जांच के लिए पीड़िता की भाभी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। हाथरस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। एक महिला पीड़ित परिवार में मृतका की भाभी बनकर रह रही थी और परिवार की तरफ से बयान भी दे रही थी। इसके बाद से हाथरस मामले का नक्सली कनेक्शन सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त भाभी सितंबर 16 से 22 तारीख तक परिवार के साथ रही और इस दौरान अपने नक्सली आकाओं से भी संपर्क में थी। नक्सली महिला भाभी बनकर घूंघट के भीतर रहती थी जिससे उसे कोई पहचान भी ना सके।
इस मामले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने पहले ही पाया था कि हाथरस मामले को लेकर दंगा भड़काया जा सकता है। अब एसआईटी इस मामले में 2 एंगल से जांच कर रही है, एक हत्या का, दूसरे इस केस द्वारा सांप्रदायिक दंगे की बड़ी साजिश का। इस मामले में बड़ी फंडिंग के भी संकेत मिले थे। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि उक्त नक्सली महिला ने पीड़ित परिवार के साथ रहने के लिए उसे प्रलोभन दिया था या फिर डराया धमकाया था। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि नक्सली महिला उर्फ नकली भाभी ने पीड़ित परिवार का ब्रेन वॉश करके उन्हें कहीं ये तो नहीं विश्वास दिलाया था कि स्थानीय प्रशासन और अन्य जाति के लोग उनका जीवन मुश्किल कर देंगे और वे उनके दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भाभी ने क्षत्रिय समुदाय की लड़कियों के बलात्कार की भी धमकी दी थी। टीवी चैनल से उसने कहा था कि क्षत्रिय समुदाय की 2 से 4 लड़कियों को लाकर उनके पुरुषों के साथ 6 दिन के लिए छोड़ दिया जाए। साथ ही कहा था कि वो पंचायत की तरफ से तुरंत निर्णय दे देंगी, जो उनके घर की बेटी के साथ हुआ वही क्षत्रियों की लड़कियों के साथ भी होना चाहिए। भाभी ने कहा था, अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ो फिर देखो। भाभी ने आगे कहा था कि परिजनों को उनकी बेटी का अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। वो लोग भी ठाकुरों की बेटियों के साथ भी यही करके उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेता लगातार इस मामले को जातिवादी रूप देने में लगे हैं। भीम आर्मी भी इस मामले को लेकर अशांति फैलाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। मामला है और आप सोचिए कि किसी असली घटना में जहां पर किसी की बेटी की मृत्यु हुई है, उस बेटी के मृत्यु के समय दूसरे जाति पर कमेंट करके उनकी बेटियों के साथ भी यही कुछ करना चाहिए, ऐसा प्रतिक्रिया देने के लिए कोई अभिनेत्री लाई जाए या कोई नक्सली महिला लाई जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि नौटंकी है। ये पिपली लाइव फिल्म जो आई थी ये उसका पार्ट 2 है। हालांकि हिंदुस्तान में इस प्रकार के पार्ट तो रोज चलते रहते हैं और हमारे मीडिया वाले ऐसे झूठ को बगैर जांचे परखे दिखाते रहते। सोचिए कि अगर इस महिला के उन प्रतिक्रियाओं के साथ जिसमें कहा गया था कि ठाकुरों की बेटी के साथ भी ऐसा करना चाहिए, यह कितना विषैला था। लेकिन देश का कोई न्यायालय इसका सो मोटो एक्शन नहीं लेगा और कोई मीडिया वाला इस पर अब सफाई नहीं देगा, ना माफी मांगेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ ये इस प्रकार की घटनाएं इसके पहले भी कितनी घड़ी होगी। ये तो जागरूक लोगों के ध्यान में आ गया, इसलिए पता चला है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी इस नौकर पर या नौकरशाही में काम करने वाली व्यक्ति पर कार्रवाई भी की है। उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि क्या यह इसके अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नाम बदलकर भाभी बनकर बात करना है? अगर अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करना था तो क्यों नहीं वहां पर जाकर यह कहा कि मैं इनकी समर्थक हूं। लेकिन रिश्ते इस देश में बिकते हैं, ऐसा जब पता चलता है तो जो रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देता वो भी रिश्तों का बाजार लगाने के लिए तैयार रहता है। खैर, यहां व्यक्तिगत रिश्तों की बात हो रही थी, अब राजनीतिक रिश्तों की बात करते हैं। राजनीति में पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का सब कुछ होता है और पार्टी का कार्यकर्ता अगर सक्षम है, कमिटेड है, ईमानदार है, उसके साथ लगातार जुड़ा है तो ऐसी पार्टी मजबूत रहती है, मजबूत मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हालात अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का यह वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। आपने सोशल मीडिया पर काफी हद तक देख लिया होगा। क्या है पूरा मामला जानना जरूरी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन खास करके जब महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो महिला के नाम पर
नौटंकी करने का तो आपका काम बंद होना चाहिए। देखिए, महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस एक बार फिर हाशिए पर है। महिला हितों की बात करने वाली कांग्रेस एक बार फिर बेनकाब हुई है। महिला विकास की बात करने वाली कांग्रेस की काली करतूत एक बार फिर उजागर हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेसियों ने ऐसा आक्रोश दिखाया कि अपनी महिला नेता पर ही झुंड बनकर टूट पड़े। एक नहीं, दो नहीं, आसपास खड़े सभी माननीयों ने महिला नेता पर एक एक करके हाथ साफ कर लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देख लीजिए, ये उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सच्चाई है जिसकी बागडोर आज खुद एक महिला यानी सोनिया गांधी संभाल रही है। जिसकी महासचिव प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरकर महिलाओं के नाम पर राजनीति की नई परिभाषा रच रही है। लेकिन इन लोगों ने तब सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया जब टिकट की बात आई। ये तस्वीरें हैं यूपी के देवरिया की। जिस महिला नेता पर ये हाथ साफ कर रहे हैं उनका नाम है तारा यादव। आखिर तारा यादव का कसूर क्या है, तो जरा ये भी जान लीजिए। देवरिया उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने मुकुंद भास्कर को टिकट दिया। पार्टी की नेता तारा यादव ने भास्कर को टिकट देने पर नाराजगी जाहिर की। उनका आरोप है कि मुकुंद मणि भास्कर रेपिस्ट है, उनको टिकट नहीं दिया जा सकता। तारा के साथ हुई बदसलूकी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। महिला आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि राजनीतिक लोग महिला कार्यकर्ताओं के साथ गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं। अब वक्त है उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस मामले पर एक बेटी के लिए राजनीति पर उतर आए हैं, आज वो अपनी पार्टी की महिला के हक में क्यों मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं? तारा यादव अब भी आखिरी उम्मीद लगाकर बैठी है कि प्रियंका गांधी बड़ा एक्शन लेंगी, लेकिन ऐसी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब सबसे गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। पिछले दिनों मैंने जो यूपीएससी जिहाद का मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा अब दोबारा कैसे दूसरे राज्य से आया है आपको जानना जरूरी है। तेलंगाना, जी हां, जहां की सरकार अब 100 यूपीएससी कैंडिडेट को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के नाम पर अब सरकारी धन का खर्च करेगी। एक राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 लोगों के लिए करेगी, अल्पसंख्यकों के नाम पर, मतलब मुसलमानों के लिए। मुझे बताइए, आखिर हिंदुओं ने क्या पाप किया है कि 100 केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर एक समुदाय को बनाया जाएगा? सबको क्यों नहीं बनाया जाएगा? अगर तेलंगाना सरकार कहती कि हमारे राज्य के प्रतिभाशाली 100 बच्चों को हम यूपीएससी के द्वारा आईएएस आईपीएस बनाएंगे तो मैं इसका स्वागत करता, लेकिन इसमें बाकी लोगों को, खास करके हिंदुओं को, इससे दूर क्यों किया जा रहा है? कोई और प्रश्न पूछता नहीं। मीडिया वाले को लगता है कि ये बात करे तो कम्युनल लगता है, और मैं बात करूं तो मुझे कम्युनल कहा जाता है। करे तो क्या करे? क्या है पूरा मामला, देखिए। यूपीएससी जिहाद नाम से शुरू किए गए सुदर्शन न्यूज के शो को तमाम कानून अड़चनों की वजह से 26 अक्टूबर तक की तारीख मिली है। उसके बाद भी इसको शुरू कब किया जाएगा, इस पर संदेह बना हुआ है। सुदर्शन न्यूज भारत की संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हर उस सवाल का तार्किक जवाब दे रहा है
जो न्यायाधीश जानना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि जकात फाउंडेशन जैसे समूहों का सच निकलकर सबके सामने आ पाता, एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये खबर है उस तेलंगाना राज्य से जहां पर हैदराबाद की पुलिस की कार्यवाही से हर कोई परिचित है। ये वही जगह है जहां सुरेश चौहान के जी को जाने पर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है। इसी राज्य में भारत बचाओ यात्रा को बलपूर्वक रोककर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। फिलहाल जानिए उसी तेलंगाना की एक और खबर, जहां के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने विगत 8 अक्टूबर को एक घोषणा की है, जिसका संबंध राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों को सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में सरकारी सहयोग से है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं सरकार अपनी तरफ से प्रदान करेगी। तेलंगाना सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत अब राज्य के 100 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का विधिवत चयन एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। इस चयन के बाद अब उन्हें इंस्टीट्यूट में सिविल सेवाओं की कोचिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। आगे बताया गया है कि इस प्रक्रिया को पूरा करके चयन हुए 100 उम्मीदवारों को पूरे वर्ष सरकार द्वारा उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तेलंगाना अल्पसंख्यक कमेटी अध्यक्ष AK खान ने कहा है, इंशाअल्लाह हमारे पास एक योजना है जिन्हें हैदराबाद में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार है। अब होड़ बच जाएगी। अब जब तेलंगाना ने कहा है कि हम 100 करेंगे, तो तेलंगाना तो बहुत छोटा राज्य है। अब दूसरे राज्य कोई कहेगा हम 200 करेंगे, कोई कहेगा 300 करेंगे, और ये होड़ लगातार बढ़ती जाएगी। और इसी को मैं जिहाद नहीं कहूं तो क्या कहूं? आखिर मेरे लिए ही ये पाबंदी क्यों? खैर, कोर्ट में केस चल रहा है और 26 तारीख के बाद मैं इस पर पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि राज्यों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, राज्यों का भी नंबर आएगा। सोचिए, हिंदुस्तान के इतने सारे राज्य, दर्जनों राज्यों को जब लेंगे और आंकड़े को जुटाएंगे तो क्या क्या सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। रोहिंग्या खतरनाक हत्यारे, दरिंदे के तौर पर जिनको अपने ही देश ने भगा दिया, उस म्यांमार वाले लोग कितने सही थे ये बार बार साबित हो रहा है। इनको दुनिया के किसी भी देश ने क्यों नहीं लिया, यह भी सही साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनको मारने के लिए, इन्होंने किसी को मारने के लिए इनको मुसलमान ही मिला, रोहिंग्या ही मिला। इनको हिंदू ना मिला तो बौद्ध ना मिला, तो आपस में लड़कर इन्होंने रोहिंग्या को ही मारा। क्या है पूरा मामला, देखिए। रोहिंग्याओं का आतंक बांग्लादेश के शिविरों में भी जारी है। बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में रोहिंग्या आपस में ही कत्लेआम कर रहे हैं। जब ना बौद्ध मिले ना हिंदू, तो खुद को मारकर खत्म कर रहे हैं ये रोहिंग्या। कैंप में एक दूसरे को मारकर 8 रोहिंग्या मर गए। जी हाँ, दक्षिण बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में जमकर हुई गैंग वॉर, 8 लोगों की गई जानें। दक्षिण बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में मारकाट की खबर आई। अचानक से शुरू हुए इस गैंग वॉर ने लोगों को वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इस भगदड़ में करीब 8 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट के अनुसार हथियारबंद आपराधिक समूहों ने शिविरों में गोलीबारी करी, शिविरों में आगजनी करी, जिसे देखकर शिविर के अधिकारी फौरन वहां पहुंच गए और इस पूरी घटना में शामिल 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये शिविर दुनिया के सबसे बड़े शिविरों में से एक है। यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या लोग रहते हैं। जब मीडिया ने उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक रफीकुल इस्लाम से बात की, तब उन्होंने बताया कि इस शिविर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहाँ के 2 आपराधिक समूह उस पूरे क्षेत्र में अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए, वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। दोनों समूहों के बीच हुई ऐसी मुठभेड़ में 2018 से अब तक 100 से ज्यादा रोहिंग्या मारे गए हैं। ये समूह ड्रग और मानव तस्करी से जुड़े हुए हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहाँ रहने वाले 3 शरणार्थियों ने मुन्ना गिरोह के रूप में लड़ाई के पीछे 2 समूहों का नाम बताया है। शरणार्थियों ने आरोप लगाया कि एक कुख्यात स्थानीय कथित ड्रग बैरन और अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी इस पूरी घटना के पीछे है।
वो एक पूरा समूह है जो आए दिन यहाँ पर गोलीबारी करते हैं। अब चलते हैं राजस्थान के जिस मुद्दे को हमने उठाया था, वो मुद्दा अब बाकी मीडिया वालों को भी उठाना जरूरी हो गया है और राजस्थान के पुजारी को न्याय मिलने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। अब न्याय आगे कैसे मिलेगा ये तो पता नहीं, राजस्थान सरकार क्या राजनीति करेगी, लेकिन देश भर के देशभक्तों ने मिलकर कुछ चंदा एकत्र किया और उसको भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने प्रत्यक्ष जाकर परिवार को सुपुर्द किया। उसके कुछ विजुअल भी आपको दिखाता, उसके बाद प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ये राजस्थान में करौली में जाकर प्रत्यक्ष घटना स्तर पर क्राउड फंडिंग के द्वारा एकत्र किए गए पैसों को उस परिवार को सौंपने के लिए कपिल मिश्रा वहां गए थे और वहां परिवार के साथ उन्होंने सांत्वना दी। जो माताएं भगिनियां हैं उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और ये उसका प्रसंग है। प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया है। शव को जलाने को लेकर तो जंतर मंतर में मोमबत्तियां जल गईं और व्यक्ति जिंदा जला दिया गया, जीवित जला दिया गया एक व्यक्ति, और मुंह से दो शब्द निकल के नहीं आ रहे हैं। कोई सरकार का मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आने को तैयार यहाँ पे नहीं है। पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए कुछ नहीं होते गहलोत साहब। 25 लाख रुपए तो हम जैसे साधारण लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया परिवार को। सरकार परिवार के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। ये सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि खुद स्वयं सरकार केवल 10 लाख रुपए दे रही है और देश भर के देशभक्त लोग क्राउड फंडिंग इंटरनेट से पैसे एकत्र करके 25 लाख दे रहे। घटना याद है ना, भूल न जाना, क्योंकि आपकी भूलने की आदत ने ही आपको इतना पंगु बनाया है। इसलिए वो वीडियो दोबारा दिखाता हूं, जो वीडियो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ये वो वीडियो है जो हिंदुस्तान के इतिहास में जिन वीडियो को बड़े ध्यान से याद रखना चाहिए उनमें से एक है। जी हां, जैसे महाराष्ट्र के साधुओं के ऊपर पालघर में हुए हमले का वीडियो आज भी याद रखना चाहिए, वैसा ही ये वो महत्वपूर्ण वीडियो है जिस वीडियो को एक पुजारी को कैसे जलाया गया, उस पुजारी के जलते हुए कहारते हुए उसने क्या बोला, और उन पुजारी जी के उस वीडियो को जो सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, उस वीडियो को आपको याद रखना चाहिए। यह घटना कल हमने जो परसों से उठाई थी, कल मैंने इस पर बिंदास भी किया था और देश विदेश से इस घटना के पीड़ित परिवार को मदद पहुंच रही है, लोग मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जनता जब 25 लाख रुपए एकत्र करके देती है तो सरकार केवल 10 लाख रुपए क्यों देती है। सरकार के पास घर देने के लिए योजनाएं, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार हैं। जब खास करके कोई मामला बड़े पैमाने पर उठता है तो राजनीति अपनी संवेदनाएं दिखाने के लिए और जनता के बीच में विश्वास जागृत करने के लिए भी ऐसी घटनाओं को करती है। इसका कोई लिखित नियम नहीं है और खास करके मरने वाला हिंदू हो तो आंकड़ा कम ही रहेगा, यह सर्वश्रुत है। देखिए, महाराष्ट्र के गालीबाज मंत्री का मामला दिखाता हूं। आपको याद है ना, महाराष्ट्र का गालीबाज मंत्री अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करो की मांग पर हमने परसों आवाज उठाई थी। अब देश भर में इसकी आवाज उठ रही है और खास करके उसी के क्षेत्र में होने वाले प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि हां, लोगों में अभी भी स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किसी से भी टकराने की हिम्मत है। देखिए यह वीडियो। अटक करो अब्दुल सत्तार को अटक करो अब्दुल सत्तार को अटक करो। मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद। अटक करो अब्दुल सत्तार अटक
अटक करो अटक करो अब्दुल सत्तार को अटक करो अटक करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद 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 अब्दुल सत्तार मुर्दाबाद अटक करो अब्दुल सत्तार अटक करो। मैं दर्शकों को बता दूं कि अटक करो का मतलब मराठी में वो गिरफ्तार करो कहना चाह रहे हैं। लोगों ने यह गुस्सा व्यक्त किया उसी मंदिर में, जिस जहां का आप वीडियो देख रहे हैं वही मंदिर है जिस मंदिर में अब्दुल सत्तार ने एक मराठा युवक को मराठा रिजर्वेशन पर और किसानों के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए गालियां दी थी। आज लोग खड़े हैं जहां पर डर का भय का माहौल है। सत्तार के सत्ता के विरुद्ध बोलने से लोग कतराते हैं, लेकिन जब सुदर्शन का हथौड़ा चला तो लोगों के ध्यान में आ गया कि सत्ता में मदवस सत्तार के खिलाफ बोला जा सकता है। दिल्ली से हमारे साथ कोई खड़ा है, हमारी टीम वहां पर गई, लोगों से बात किया, कहा क्या कहा लोगों ने, देखिए। नमस्कार, मैं हूं बीएम राठौड़ और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज की टीम सिल्लोड तहसील के टाकली जीवरात गांव में पहुंची है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर। महाराष्ट्र के आराध्य देव भगवान रुक्मिणी जी का ये मंदिर है। ये वही जगह है जिस जगह पे गालीबाज अब्दुल सत्तार खड़ा था और इस गांव के बेटे को, इस गांव के किसान के बेटे को, इस गांव के मराठा के बेटे को उन्होंने इस तरह की गालियां दी जिन्हें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते। तमाम लोग यहाँ पे है, मेरे साथ गुरुजी बात करेंगे। गुरुजी, आप आज आए हैं समर्थन करने के लिए उस नागरिक का जिसको वो अब्दुल सत्तार ने इस तरह से इसी जगह पे विट्ठल भगवान के सामने गाली दी थी। जी हाँ, वो बराबर है, क्योंकि ये महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा गढ़ है और महाराष्ट्र में भगवान श्री विट्ठल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और श्रद्धा है लोगों की। ऐसे पवित्र स्थल, हमारा ये प्रार्थना स्थल है, भक्ति का स्थल है, ऐसे पवित्र स्थल पे गंदी गंदी गालियाँ देना, वो भी उनके गांव में आके देना, तो हमारा कर्तव्य है इस समाज को जागरूक करना, इस समाज को संगठित करना। राजनेता से आगे अपना गांव होता है, अपना मंदिर होता है, अपनी श्रद्धा होती है, इसलिए हम इस गांव में आए हैं। ये हमारा जो मंदिर है ये अखिलकोट ब्रह्मांड नायक का मंदिर है। सभी लोग इसे पूजते हैं। ये मंदिर में आने के बाद उस शैतान ने गरीब किसान के ऊपर खाली दर्जे से गालियाँ दिए। वो गालियाँ बहुत गंदी दिए। गाली देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों ने उसको वोट देके जिता दिया और मंत्री पद पर बिठा दिया। इसी वजह से हम ये सरकार को मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। एक जो पक्ष है शिवसेना, उसको देख के हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, इनको देख के सब हिंदू युवा पिछले जो निवडणूक है उसमें सबने जी जान लगाई कि उसको चुन के लाने के लिए। लेकिन अगर वही नेता हिंदू भाइयों को यहाँ मारपीट करता है, उनको गाली गलौज करता है, उनके ऊपर दबाव बनाता है, अगर उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बढ़कर कोई दुख की बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम प्रशासन से एक मांग करते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहाँ संभाजीनगर में जितने भी हिंदू भाई है, जितने भी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, सब संभाजीनगर बंद कर देंगे। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इनके विट्ठल रुक्माई ये सर्वोच्च देव है और इनके मंदिर में आके ऐसी गलत शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, ये इस दुख की बात है। क्या आप जानते हैं कि ये शिवसेना का मंत्री है? अब्दुल सत्तार पहले इंडिपेंडेंट, फिर कांग्रेस, मतलब ये सब कुछ कर चुका है। 900 चूहे खाके ये बिल्ली चली है शिवसेना में, और अब शिवसेना के शिव सैनिक ही जाग चुके हैं कि इसको सजा देना जरूरी है। और इसलिए मैं उद्धव सरकार से मांग करता हूं, उद्धव जी, आप तो हिंद हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। बार बार इसलिए याद देना पड़ रहा है क्योंकि अब्दुल सत्तार जैसा गद्दार आपके राज्य में हिंदू युवाओं को गालियां देता है और इतना ही नहीं, मंदिर में घुसकर उसको अपवित्र भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बेंगलोर चलते हैं। बेंगलोर में आतंकवादी पकड़े गए हैं। आतंकवादी कौन, मतलब मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, हां विस्तार से आपको जानना जरूरी है। देखिए, एनआईए ने बेंगलुरु में 14 सदस्यीय आईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 2 गिरफ्तार किए हैं। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और उसके 2 गुर्गों अहमद अब्दुल कैडर और इरफान नासिर को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि 2013 से 14 में कम से कम 13 से 14 लोग बेंगलुरु से इराक और सीरिया गए थे। माना जाता है कि उनमें से 2 आईएस के लड़ते हुए सीरिया में मारे गए थे, जबकि कुछ 2014 में चुपचाप लौट आए। इनमें से कई अभी भी फरार हैं।
आईएस ने 2014 में इराक और सीरिया पर हमला किया। इराक ने 2017 में आतंकवादी समूह पर जीत की घोषणा की। मार्च 2019 में सीरिया में अमेरिकी समर्थित बलों ने ऐलान किया कि उन्होंने सीरिया में आतंकी समूह को हरा दिया है और समूह के क्षेत्रीय नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि एनआईए ने मॉड्यूल के सभी सदस्यों की पहचान कर ली है और उन लोगों के बारे में जानने के लिए जांच की जा रही है जो उनकी गतिविधियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि आईएस मॉड्यूल से बेंगलुरु लौटने वालों का जीवन से मोह भंग हो गया था। आईएस ने वादा किया था कि उसकी गतिविधियों में कुछ भी इस्लामिक नहीं है। गिरफ्तार अब्दुल कैडर एक बैंक में काम करता है। वे एक व्यापार विश्लेषक है और नासिर अपने परिवार के व्यवसाय को चलाता है। दोनों पर आरोप है कि मॉड्यूल के अधिकांश सदस्यों को कट्टरपंथी बनाया और कम से कम उसके 5 सदस्यों की यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की। एक बड़ा 22 सदस्यीय मॉड्यूल 2016 में केरल के कासरगोड और पलक्कड़ जिले से इराक और सीरिया की यात्रा पर गया था। ये भारत से क्षेत्र की यात्रा करने वाला सबसे बड़ा समूह माना जाता है। अधिकारियों ने कहा कि कई गुर्गों ने 2014 में छोटे समूह या व्यक्तिगत रूप से इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आईएस के कब्जे वाले इलाकों की यात्रा की है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि केरल का कासरगोड मॉड्यूल सबसे बड़ा मॉड्यूल था और उसके बाद अब ये बेंगलुरु मॉड्यूल है जिसमें 13 से 14 लोग शामिल हैं। हमारे जो दर्शक ज्यादा लंबे समय से सुदर्शन देखते हैं उनको याद होगा कि हम ही ने सबसे पहले कहा था कि हिंदुस्तान से आईएस में भर्ती होने के लिए कैसे लोग जा रहे हैं। तब हमारे ऊपर कहा था कि सुरेश चौहान के को हर चीज में एक ही चीज दिखाई देती है, लेकिन आज बेंगलोर की इस घटना ने 7वीं बार साबित कर दिया कि हमने इस घटना पर अर्थात आईएस में सहभागी होने वाले भारत के मुस्लिम युवाओं के बारे में जो रिपोर्टिंग की थी वो 100% सच थी। केरला से लेके, बंगाल से लेके, यूपी से लेके, कई जगह से। और इतना ही नहीं, केंद्र ही नहीं, तब राज्यों की सरकारों ने भी कहा था कि ऐसा नहीं हुआ है और हमारे ऊपर तमाम मीडिया चैनलों ने भी हमला किया था। हम अपनी बात पर टिके रहे। आज बेंगलोर में पकड़े गए हैं। अभी तो बहुत लोग हैं, बहुत जगह से गए हैं। इस पर एक विशेष शो भी मैं जल्दी करने वाला हूं कि हिंदुस्तान का कोई जिला भी नहीं बचा है जहां पर ऐसी गतिविधियों की प्रत्यक्ष सहभागिता या अगली सहभागिता के लिए तैयारी नहीं चल रही है। मैं जब प्रत्येक जिला कह रहा हूं तो इसका मतलब राष्ट्रीय राजधानी का मुख्य जिला जो है नवी दिल्ली, जिसको कहा जाता है नई दिल्ली, वो भी है। ध्यान रखिए, जल्दी आऊंगा उस पर। अब असम सरकार के पास चलते हैं। असम सरकार ने निर्णय किया है कि उनके यहां के सरकारी मदरसों को वो बंद करेंगे। क्यों करेंगे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी राज्य भी ये समझ जाए। देखिए, असम सरकार के मंत्री हिमांता बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य में सभी सरकारी मदरसे बंद होने जा रहे हैं। पब्लिक के रुपयों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकारी मदरसे नहीं संचालित होंगे। इस आदेश का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। आदेश पर अब सियासी उबाल शुरू हो गया है। किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसका नोटिफिकेशन नवंबर में जारी करने जा रहे हैं और इसे तत्काल लागू भी कर दिया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने जिसके जवाब में कहा कि अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार इसे फिर से खोल देगी। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उनकी पार्टी बहुमत से आई तो वो सरकार के बंद किए गए सारे मदरसे फिर से खोल देंगे। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर क्या कहते हैं, देखिए। 2% बच्चे ही मदरसे में जाते हैं। आसाम सरकार हर जगह शिक्षा का प्रबंध कर दे तो खुद ब खुद लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। ये सब जो करने से इससे ये जाहिर होता है कि एक जानबूझकर एक जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि लोगों के बीच में एक नफ़रत, घृणा पैदा करना, ध्रुवीकरण करना, ये उसी का एक कहा जाए कि उसी दिशा में ये उठाया हुआ कदम है।
तारिक अनवर भूल रहे हैं कि उन्हीं की यूपीए सरकार में सोनिया राज में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी थी कि देश भर के खासकर की सीमावर्ती क्षेत्रों के जो मदरसे हैं उनमें संदिग्ध गतिविधियां हो रही है, जो आतंकवाद की पोषक है। देश के मदरसों पर सवाल उठने की यह पहली घटना नहीं है। हालांकि आसाम सरकार ने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर बंद नहीं किया जा रहा है। आसाम सरकार इसको सरकारी टैक्स पेयर के धन से किसी के निजी धार्मिक आस्था की शिक्षा को नहीं दिया जा सकता, इस तर्क पर बंद किया जा रहा है। क्या यह तर्क सही नहीं है? मुझे तो सही लगता है। अगर यह तर्क सही है तो फिर बाकी राज्य क्यों नहीं? मैं योगी जी को पूछता हूं कि आपके राज्य में इसको कब बंद करेंगे? मैं अशोक गहलोत को पूछता हूं कि अशोक जी राजस्थान में कब बंद करेंगे? जिन जिन राज्यों में यह व्यवस्था पहले से चल रही है, आसाम सरकार के आदेश का आदर्श उदाहरण मानकर उन्होंने भी अपने राज्य में मदरसों पर इसी प्रकार से बैन लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हिंदुस्तान में काम करने या कंपनियां केवल अपना शेयर बेचकर, मतलब मैं विदेशी कंपनियों का क्यों विरोध करता हूं आप जान लीजिए, क्योंकि मैं विदेशी कंपनियों के चाल चरित्र को जानता हूं। विदेशी कंपनियां जब भारत में आती है तो कितना खतरनाक खेल खेलती है। एक बड़ा उदाहरण हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्य नागालैंड का मैं देने जा रहा हूं। नागालैंड हमारे देश का अविभाज्य अंग है। बहुत पुरातन राज्यों में से एक सभ्यता वहां पर रहती है, लेकिन नागालैंड को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता फ्लिपकार्ट। वहां से ऑर्डर दिए जाने पर फ्लिपकार्ट सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया देकर कहता है कि हम केवल भारत में सेवा देते हैं। लेकिन क्या नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं है? क्या फ्लिपकार्ट ने अपने शेयर विदेशी कंपनियों को बेचे तो अपना ईमान और देशभक्ति भी बेच दिया? या अभी जो शांति का अकॉर्ड, शांति का समझौता नागा और हिंदुस्तान के सरकार के बीच, मतलब नागा सारे नागा नहीं, जो वहां पर अशांति फैला रहे थे अब शांत है, उनके बीच जो समझौता होने जा रहा है, उस समझौते को इस वक्त ना किया जाए, आग लगाई जाए, चिंगारी भड़काई जाए, ऐसा तो मामला नहीं है ना? क्या उसके लिए तो फ्लिपकार्ट के इस सोशल मीडिया के ड्राइव का उपयोग नहीं किया है? हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कहा गया था और फ्लिपकार्ट ने क्या कहा। फुल स्क्रीन इसको दिखाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। आगे प्रतिक्रिया देखिए। ये वो चीज है, सॉरी टू हियर वी, ये तो माफी वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। I am from Nagaland, by blood, born and brought up from Nagaland state. Today I want to say these words to the company of Flipkart. When we hear about a word that Nagaland is out of India state, that their products cannot be reached out or sent to the state of Nagaland from Flipkart company. And when we hear this kind of words from Flipkart company, it's really amazing and we wonder. 3-4 दिन पहले मेरे नॉलेज में किसी ने ये एक घटना लाई कि फ्लिपकार्ट के किसी एम्प्लॉई ने नागालैंड में कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करने से मना कर दिया और कारण ये दिया कि नागालैंड जो है वो भारत में नहीं है। ये सुनकर बहुत अटपटा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। हम लोग इतने समय से नागालैंड में सर्विस कर रहे हैं और नागालैंड भारत के एक पुराने राज्यों में से है। 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। इस घटना के प्रति फ्लिपकार्ट ने माफ़ी भी मांगी है, जो कि अच्छी बात है, पर ये जिस स्टाफ से भी ये गलती हुई है वो अज्ञानतावश हुई है। इस अज्ञानता के रहते ही जो देश के अन्य कोनों के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं वो अपने आप को देश की मेन स्ट्रीम से दूर महसूस करते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो उनको
भिन्न समझा जाता है, वो अपने आप को अलग समझते हैं। मैं जो नकरो, मैं नागालैंड से हूँ। हम नागालैंड इंडियन थे, इंडियन है और इंडियन रहेंगे। लगता है फ्लिपकार्ट लोग सिर्फ अपने शेयर ही नहीं, अपने ईमान को भी बेच दिया है। कुछ दिन पहले जो फ्लिपकार्ट ने हमारे नागालैंड नागरिक को वो रेस्पॉन्स दिया है, नागालैंड को आउटसाइड इंडिया कहते हुए, इस बात को लेकर सिर्फ नागालैंड नागरिक ही नहीं, पूरा देश गुस्सा है। Flipkart, so this is for your information. Nagaland is a part of India. Please keep this in mind. तो कैसी राजनीति देश के साथ हो रही है, बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर इस देश में इस प्रकार से कंपनियों को हथियार बनाकर उनके कंधों पर बंदूक रखकर देश में अलगाववादी मूवमेंट के लिए आग में घी का पेट्रोल का काम किया जाता है। खैर, सुदर्शन जब तक है ऐसे मुद्दों पर कभी भी किसी को राजनीति नहीं करने देगा। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि अन्य खास करके पूर्वोत्तर के मीडिया ने हमारे पत्रकारों को सुदर्शन नागालैंड चलाने वाली टीम की प्रतिक्रियाओं को भी अपने यहां पर प्रदर्शित किया है। मित्रों, आज के रविवार के बिंदास बोल में कई मुद्दे लिए, कम समय में ले पाया क्योंकि इन मुद्दों पर एक ही घंटों में आपके सामने विश्लेषण करना था। ये सारे मुद्दे अन्य समय पर चैनल पर चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। जिन मुद्दों को ज्यादा उठाना चाहिए आप हम तक जरूर आपकी प्रतिक्रिया के रूप में बताइए, आप किस मुद्दे पर और सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले